चलो भाई समझते हैं एडजॉर्प्शन को। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है समझ में आता है आपको? चिपकना। कोई भी दो चीज जब आपस में चिपकाई जाती है तो सिंपली दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। ये जो एडजॉर्प्शन टॉपिक है ये हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है और इस एडजॉर्प्शन में हमको पढ़ना क्या है, हमको सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक मैं आपको दिखाऊं समझाऊं तो पहली बार हमको सीखना है कि जो चिपकने की प्रक्रिया होती है, जो कि सरफेस फिनोमेना है, उस चिपकने की प्रक्रिया का कारण क्या होता है वो हमको सीखना है। तो हियर वी विल डील विद द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। कारण हम देखेंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। दूसरी बात जो हम सीखेंगे कि जब भी कहीं एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन के दौरान कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, समझ में हमको आने लगेगा कि हाँ उस प्रक्रियाओं के थ्रू हमको समझ में आने लगेगा एडजॉर्प्शन हो रहा है। थर्ड वन इज देयर एनी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन और सिंपल एडजॉर्प्शन इज यूनिवर्सल थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर इन द थर्ड टॉपिक, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। फोर्थ वन फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। जब चिपकने की प्रक्रिया होती है, कोई भी सरफेस फिनोमेना होता है, अगर हम इस ग्रीन बोर्ड पे चॉक को चला रहे हैं तो चॉक जाके चिपक जा रहा है और अगर वो खराब चॉक लेंगे तो अच्छी तरह से नहीं लिखा जाएगा, अगर सही चॉक लेंगे तो अच्छी तरह से लिखा जाएगा। चॉक के बहुत तरीके होते हैं, आपको समझ में आते हो। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। एंड फाइनली कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर ने गलत लिखा हुआ एडजॉर्प्शन की स्पेलिंग, तो नहीं जी आप बिल्कुल गलत हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। और लास्टली हम इसी चीज को समझेंगे यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है और एब्जॉर्प्शन किस तरह से अलग होता है एडजॉर्प्शन से, यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस भी हम ठीक से समझेंगे। सो यू हैव गॉट कि हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इस एडजॉर्प्शन के अंदर। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। अपनी जबान से एक बार अपने मन से बोलिए, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। इस कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है और इस फिगर को आपको ध्यान से समझना है। ये एक कंटेनर है, दिस वन इज ए कंटेनर, मैंने सब कुछ साफ सुथरा लिख रखा है यहाँ पे। और इस कंटेनर में हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे लिया है। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर के साइड में है। एक बार फिर से मैं आपको बोलूं तो हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में पानी भर दिया है, वाटर टेकन इनसाइड द कंटेनर, और उस भरे हुए पानी में 2 पानी के मॉलिक्यूल पे अपनी स्टडीज को फोकस कर रहे हैं। और वो 2 पानी के मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार के हैं कि एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो अपने चारों तरफ दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। एक पानी का मॉलिक्यूल जो अंदर की तरफ है वो अपने चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी बेसिक केमिस्ट्री कहती है वो ये कि आसपास के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होगा इस तरह से। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल अराउंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, यू कैन सी इजीली ओवर हियर। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे लेके और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां पे लेके, यहां पे जब हम लेंगे तो सबसे पहली बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है, इनसाइड है, बल्क में है या सरफेस पे है। ऑब्वियसली सरफेस पे है और सरफेस की फिनोमेना को हमको ठीक से समझना है, देखना है, जानना है। तो अगर इस वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे इस सरफेस पे पाया जा रहा है, इस पे अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल इससे 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 और इससे सराउंडेड है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आ रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से आपस में एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के सरफेस के ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं है, इसको मैंने इमेजिनरी यहां पे कर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल सही नहीं है। तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी बचा हुआ था उसका क्या होगा? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वाटर मॉलिक्यूल का जो सरफेस पे पाया जा रहा है, दैट इज अनबैलेंस्ड। कुछ ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि अंदर के वाटर मॉलिक्यूल तो इसको आपस में क्या करेंगे, खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन बाहर के ऊपर की तरफ कोई वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से यहां पे एक बचा खुचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाएगा। दैट बचे खुचे फोर्स ऑफ
ऑफ अट्रैक्शन को वी कैन इजीली से अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रेसिडुअल, बचा कुचा। तो दुनिया के, अब इमेजिन करिए कि हर एक सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी सरफेस पे कोई पार्टिकल पाया जाएगा, उस सरफेस पार्टिकल के ऊपर हमेशा एक इसी तरह से बचा कुचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से कोई भी धूल के पार्टिकल्स आ जाएं, किसी और चीज के पार्टिकल्स आ जाएं, तो उस पार्टिकल को ये आराम से अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ यूं समझिए कि हम रोज रोज अपने कमरे में झाड़ू लगाते हैं, अपने मेज को साफ करते हैं, लेकिन फिर भी धूल के मॉलिक्यूल्स मेज के सरफेस पे आके चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं? अगर चिपकते हैं तो उसके पीछे की प्रक्रिया जरूर सोचिए आप अपने मन में। मेज पे धूल के पार्टिकल चिपक कैसे रहे हैं? मेज के पास सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल है, पार्टिकल्स की लेयर है, उस पार्टिकल के पास क्या है? अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से धूल के पार्टिकल्स आते हैं, और धूल के पार्टिकल्स जब सरफेस पे पड़ते हैं तो धीरे धीरे एक इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप 2 दिन तक घर में झाड़ू न लगाएं तो धूल के पार्टिकल्स ठीक होते जाते हैं। फिर आप अगर झाड़ू लगाएंगे तो आसानी से वो धूल के पार्टिकल हट जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने तक झाड़ू ना लगाएं, 1 महीने के बाद आप वापस आए और झाड़ू लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि धूल के पार्टिकल सरफेस पे अच्छी तरह से चिपक गए हैं। अब केवल झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, अब तो पोछा भी मारना पड़ेगा। तो समझ में आता है, केमिकल प्रोसेस में उसके पीछे का समझना है। आप फिर से देखिए, हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे, और एडजॉर्प्शन में हमें ये 5 टॉपिक्स को देखना था, और पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द एडजॉर्प्शन? The cause behind the adsorption is unbalanced force of attraction, जिसको हम residual force of attraction भी बोलते हैं, and that will be always present at the surface particle, surface molecule। कोई भी substance है, उसके surface पे जो molecules रहेंगे, उन्हीं के पास ये force of attraction रहेगा, और उसी की वजह से उस surface पे कोई दूसरे particle आके चिपक सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में आपको ठीक से और समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे कभी आपने आटा गूंथा हो, आटा गूंथा हो, तो आटा गूंथते वक्त क्या होता है? सिंपली जो आटे के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसके चारों तरफ वाटर की लेयर एडजॉर्ब हो जाती है। मेज पे धूल कैसे मिलता है? अपने आप धूल आता है, मेज के सरफेस पे पड़ जाता है, और धीरे धीरे रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उस धूल के पार्टिकल्स में भी कुछ क्या होता है? मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उन दोनों के इंटरेक्शन जब बढ़ते जाते हैं तो वहां पे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। इस ग्रीन बोर्ड पे मैंने चॉक से लिखा, तो अब आपके मन में अगर ये बात समझ में नहीं आई कि चाक के पार्टिकल्स इस ग्रीन बोर्ड पे कैसे चिपक गए, तो बेवकूफ आप ही हो। इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पार्टिकल हैं, उनके पास रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब भी हमने इस पे चाक के पार्टिकल्स को चलाया, तो चाक के पार्टिकल जाके इसके ऊपर चिपक गए। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, कौन सी बॉन्डिंग वहां पे हुई, वी विल डिस्कस इट लेटर। आप यहां पे फोकस करिए कि हर एक सरफेस पार्टिकल के पास एक अनबैलेंस फोर्स है, जिसकी वजह से ही दूसरा पार्टिकल आके उसके सरफेस पे चिपक जाता है। अब इस एडजॉर्प्शन प्रक्रिया में जो दूसरी बात हमको समझने लायक, हमारे लिए समझने लायक है, आपको जानना चाहिए, वो ये है, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया के दौरान हम 2 टर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहला है एडजॉर्बेंट, और दूसरा है एडजॉर्बेट। यूं कहें, एडजॉर्बेंट जो होता है वो फिक्स होता है, और एडजॉर्बेट जो होता है वो मोबाइल होता है। ये
इमोबाइल होता है, ये मोबाइल होता है। ये चॉक के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पार्टिकल एक जगह पे फिक्स हैं, इमोबाइल हैं। और जैसे ही मैंने चाक के पार्टिकल्स को ग्रीन बोर्ड पे चलाया, एडजॉर्प्शन हो गया। तो चाक के पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे भाई? चाक के पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, उनको क्या बोलेंगे हम? एडजॉर्बेंट। तो ये जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उस ग्रीन बोर्ड को किसका एग्जांपल हम समझ के रखेंगे, मानेंगे? एडजॉर्बेंट। तो जब कभी भी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है तो एडजॉर्प्शन के पीछे का कारण जो होता है दैट इज अनबैलेंस्ड या रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सरफेस पार्टिकल पे पाया जाता है। जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन के दौरान जो दो फेसेस होते हैं, एक फेस होता है एडजॉर्बेंट का और एक होता है एडजॉर्बेट का। एडजॉर्बेंट हमेशा इमोबाइल या फिक्स्ड होते हैं और एडजॉर्बेट आके एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाते हैं। Thank you. This is Praveen signing out until we meet again. Thank you.